एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने एक लाइन पढ़ी थी दैट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन इतना यूनिक होता है कि उसके लिए एक अलग से स्पेशल नाम दिया गया, उसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन when water is absorbed by solids or colloids causing them to increase in volume। तो कोलोइड्स भी सॉलिड्स ही होते हैं, इनके बारे में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। द सॉलिड्स हैविंग इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, उन्हीं को कोलोइड्स बोला जाता है। एंड ज़्यादा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं सॉलिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जैसे ओस्मोसिस नाम दिया गया है अलग वाटर के डिफ्यूजन को, वैसे सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन को अलग से नाम दिया गया है इम्बाइबिशन। एंड ऑफ कोर्स अगर वाटर एंटर कर रहा है किसी बॉडी में तो उसकी वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी ही। द क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इम्बाइबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। सीड्स एंड ड्राई वुड दोनों सॉलिड होते हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको एम्बिबिशन बोलते हैं। The pressure that is produced by the swelling of wood had been used by prehistoric man to split rocks and boulders। तो प्री हिस्टोरिक मैंस मीन्स आदि मानव वुड जब स्वेल हो जाती थी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती थी, मीन्स और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो जाती थी वुड। तो पत्थर को तोड़ना उससे और आसान हो जाता था, उसी का इस्तेमाल करता था प्री हिस्टोरिक मैन उसके प्रेशर से। ऑफ कोर्स अगर पानी किसी भी सॉलिड के अंदर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने में हेल्पफुल होगा वो। हमने पीछे देखा भी था हाइपोटोनिक सेल, हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर जब सेल के अंदर वाटर जाता है तो टर्गर प्रेशर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली प्रेशर डेवलप करने में ये हेल्प कर सकता है इम्बाइबिशन। एंड इसी का इस्तेमाल फिर प्री हिस्टोरिक मैन ने किया रॉक्स और बोल्डर्स को तोड़ने के लिए। If it were not the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open। They probably would not have been able to establish। तो establishment यही होता है सीडलिंग्स का, जब वो सॉइल से बाहर आ जाती है। सीडलिंग्स बेसिकली सीड्स के बाद जो कंडीशन होती है एक प्लांट की उसको सीडलिंग्स बोलते हैं। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसकी इनकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपके सामने आती है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद सीड्स में जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम हो जाती है उसी से सीडलिंग्स बनते हैं। तो अगर इम्बाइबिशन नहीं होता तो सीड वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सीडलिंग्स बन नहीं पाते। दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्टेब्लिश, यही यहाँ पे बोला गया है। इम्बाइबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अ लॉन्ग concentration gradient। Seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily। तो पीछे इसलिए ही बोला गया था कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि सीड में वाटर होता ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाने के लिए, क्योंकि डिफ्यूजन है ये, हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर जाएगा, थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो वह ऐसा ही यहाँ पे बोला गया है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइबाइड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन। ये एकमात्र कंडीशन नहीं होती, इसके अलावा एक और कंडीशन है। देयर शुड बी एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इज आल्सो अ प्री रिक्वेसाइड। तो दो चीज़ें ये होनी चाहिए, एक तो एफिनिटी होनी चाहिए उन दोनों के बीच में। एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे एब्जॉर्बेंट नहीं है, एडजॉर्बेंट है, AD है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये एडजॉर्प्शन का फिनोमेना आता है जहाँ पे सरफेस पे चिपक जाते हैं मॉलिक्यूल्स किसी भी एक सब्सटेंस के। तो ये एफिनिटी का पॉइंट वहाँ भी आता है, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि एफिनिटी वाले पॉइंट में एडजॉर्बेंट लिखा गया है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस एब्जॉर्बेंट में यानी इम्बाइबिशन में इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि ये डिफ्यूजन होता है। तो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट इसलिए आप एब्जॉर्बेंट के साथ आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइबाइड, यहाँ पे एडजॉर्बेंट लिखा हुआ है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यही उठा के पूछ लेगा एग्जामिनर कि एब्जॉर्बेंट नहीं है एडजॉर्बेंट है।
मैंने आपको बता दिया सरफेस केमिस्ट्री में आएगा ये एफिनिटी वाला पॉइंट, तो वहाँ से आपको लर्न हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब यहाँ तक हम सिर्फ छोटे डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। ऑफकोर्स डिफ्यूजन ही मेनली हमने पढ़ा है यहाँ तक, जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इवन स्लो प्रोसेस होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफकोर्स फंक्शन होता है वास्कुलर टिश्यूज़ का, जाइलम एंड फिलोम, वो उसकी डिटेल्स अब यहाँ आएंगी। व्हेन यू प्लेस अ ट्विग बियरिंग वाइट फ्लावर्स इन कलर्ड वाटर, it turns color. On examining the cut end of the twig, we can easily demonstrate that path of the water movement in is through vascular bundles, more specifically the xylem. तो ये एक important experiment है to show that xylem is involved in the transport of water in a plant. दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ दिए हैं। किसका क्या यूज़ है, कौन सा क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक टहनी है जिस पे वाइट फ्लावर्स लगे हैं, अगर हम उसको कलर्ड वाटर में डुबोएंगे तो क्योंकि वाटर कलर्ड है और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पाथ ऑफ मूवमेंट थ्रो जाइलम हुई है। Long distance transport in a plant cannot be by diffusion alone. Reason being, diffusion is a slow process. It can account for only short distance movement of molecules. For example, movement of a molecule across a typical plant cell about 50 micrometer. ये साइज आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज होता है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का। प्लांट सेल बाकी यूकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल इन्वॉल्व होती है। बाकी एनिमल सेल से बड़ी होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। देखिए प्लांट ये जो वर्ड है इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 इसके साइज से एसोसिएटेड होगा और 10 से 20 होती है यूजुअल रेंज। तो 5 नहीं हो सकता ये, क्योंकि 10 से 20 होती है यूकैरियोटिक सेल की, तो 50 होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 50 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड्स। तो ये दैट मच डिस्टेंस, एक 50 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में डिफ्यूजन अलोन से 2.5 सेकेंड्स लग जाते हैं। हाउ मैनी ईयर्स इट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट। अब ये एक ब्लंडर कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। साल नहीं लगते 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अगर आप इस स्पीड को कैलकुलेट करें, यहाँ से 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में कर रहा है, तो 100 माइक्रोमीटर 5 सेकंड में करेगा। एंड 100 माइक्रोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर, क्योंकि माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁴ मीटर वो 5 सेकंड में कर रहा है। 1 मीटर करेगा 5 डिवाइड बाई 10⁻⁴, यहाँ से आ गया 50,000 सेकेंड्स। एंड एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आता है, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आधा, 86,400 से ऑलमोस्ट आधा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आधे दिन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में विद इन अ प्लांट। तो साल तो कितना बड़ा अमाउंट है टाइम का, ये नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो ये जिसने भी ये सेंटेंस बनाया है एनसीईआरटी में, उसकी मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। दूर दूर तक यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है। तो साल तो छोड़ दीजिए, आधे दिन के आसपास टाइम लगेगा एक प्लांट सेल में ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा है यार। कितना बड़ा प्लांट होता है, अगर आधा दिन 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग गया, तो वो जो डिस्टेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ तक वाटर या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पहुँच ही नहीं पाएंगे, वो वैसे ही मर जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ डिफ्यूजन अलोन सफिशिएंट नहीं होता किसी भी प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। समटाइम्स द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट्स ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। एंड होता भी है ऐसा प्लांट्स में,
एब्जॉर्प्शन ले लीजिए आप वाटर का ऑफ कोर्स, और साइट ऑफ प्रोडक्शन मींस यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो अगर रूट्स तक पहुँचाने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि शुगर्स जो कि लीव्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो भी काफ़ी डिस्टेंस है, और रूट से लेके लीव्स का अगेन सेम डिस्टेंस वहाँ तक वाटर पहुँचाना, तो डिस्टेंस काफ़ी होता है। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। साइट्स ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफाइस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही डिफ्यूजन करता है, क्योंकि यहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है इसका भी। तो दीज वुड नॉट सफाइस फॉर दिस वर्क। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन masses from one point to another as a result of pressure difference between 2 points। तो जाइलम और फिलोम के थ्रू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इसी मास और बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू होता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण इसमें मूवमेंट होती है। इवेपोरेशन जहाँ पे हो रहा होता है लीव्स के पास, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं ना वेपर्स की फॉर्म में, प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और नीचे रूट्स के पास प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, तो इसलिए ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये मूवमेंट हो पाती है। एंड ऐसा ही होता है फिलोम के केस में भी, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोडिंग हो रही होती है शुगर्स की, तो अरेंजमेंट सेम होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण वहाँ भी मूवमेंट होती है। अब ये प्रेशर डिफरेंस के कारण इसमें मूवमेंट हो रही है, इसलिए ये एसोसिएटेड है डिफ्यूजन के साथ भी, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन swept along at the same pace as in a flowing river. This is unlike diffusion, where different substances move independently depending on their concentration gradients, and this independent movement of different substances इसी को random motion of the substance बोला जाता है, जो शुरुआत में आता है इस चैप्टर की। ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ मास फ्लो। ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस आर मूव अलोंग द सेम पेस, चाहे वो एक दूसरे पे रिलेटेड हों, सिमिलर हों, या फिर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों। अगर एक जगह प्रेजेंट हैं और प्रेशर का डिफरेंस है दो लोकेशंस पे, तो दे विल बी स्वेप्ट अलोंग द सेम पेस एज इन अ फ्लोइंग रिवर, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक एक ये डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, इसलिए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, लेकिन प्रेशर डिफरेंस से ही मूवमेंट होती है सिर्फ बल्क फ्लो में। इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, सारे एक ही पेस से मूव करते हैं, वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, वट एवर बी द लोकेशन, फर्क नहीं पड़ रहा उससे। Bulk flow can be achieved either through positive hydrostatic pressure gradient, for example garden hose, or a negative hydrostatic pressure gradient suction through a straw। तो यही वो दो टाइप ऑफ प्रेशर पोटेंशियल है जिसकी मैं आपको पीछे बात कर रहा था। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये द प्रेशर विच इज़ पुश्ड, यानी गार्डन होस जो जिससे आप पानी देते हैं पौधों में, गार्डन में जो पाइप होती है वो पुश करती है वाटर को, इट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड नेगेटिव वन इज़ सक्शन थ्रू अ स्ट्रो, स्ट्रो से जब आप पानी को खींचते हैं तो आप पुल कर रहे हैं पानी को, इसको नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है ये बल्क फ्लो सिस्टम। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू द कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ये बल्क मूवमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, इसलिए इसको भी ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं। Xylem is associated with the translocation of water, mineral salt, some organic nitrogen and hormones from roots to aerial parts of the plants। तो एक ही तरह का फ्लो, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है जाइलम में, वहीं यहाँ पे बताया गया है।
रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। एंड वाटर मिनरल साल्ट इसमें होते हैं, यह तो आपको पता ही था। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी हो सकती है ट्रांसपोर्ट जाइलम में, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन में, जहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म बताई गई है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। एंड हॉर्मोन्स तो आपको पता ही है, यूनिडायरेक्शनल इनकी मूवमेंट होती है। एंड रूट्स भी कुछ तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पता लगेगा। The phylum translocates variety of organic and inorganic solutes mainly from leaves to the other parts of the plants। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कि जाइलम भी ऑर्गेनिक चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फिलोम भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक जो कि मिनरल साल्ट्स होते हैं एब्जॉर्ब करता है, वाटर के में डिजॉल्व्ड रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट करेगा और फिलोम सिर्फ ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि आगे बताया भी गया है इसी चैप्टर में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। एंड ये हम जान गए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ पे गिवन है एग्जैक्टली रूट्स का। रूट हेयर्स क्योंकि एपिडर्मल एक्सटेंशंस होते हैं और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट्स का, इसलिए इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एब्जॉर्प्शन। These are thin-walled, slender extensions of the root epidermal cells that increase the surface area for absorption. Water is absorbed with mineral solutes by root hairs purely by diffusion। तो वाटर का सीधे सीधे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एब्जॉर्प्शन रूट्स के अंदर, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एंड कुछ मिनरल सॉल्यूट्स जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो भी पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट हेयर्स के द्वारा, लेकिन सारे के सारे मिनरल सॉल्यूट्स या साल्ट्स या आयंस पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते। इवन मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो मिनरल्स का होता है रूट्स में वो एक्टिवली होता है, ये एग्जैक्टली आपको आगे पता लगेगा जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ इनटेक ऑफ आयंस आएगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि कौन से पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं और कौन से एक्टिवली। तो उस टाइम के लिए इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवेज, वन इज एपोप्लास्ट एंड अदर वन इज सिम्प्लास्ट। एपो का मतलब होता है विदाउट, और प्लास्ट से आप यहाँ से समझ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए बिना जो पाथवे फॉलो करता है वाटर, दैट वुड बी एपोप्लास्ट। एंड सिम्प्लास्ट ऑफ कोर्स जिसमें क्रॉस होगा। Apoplast is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except at Casparian strips of the endodermis in the roots। अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने डाइकोट रूट की अनाटमी पढ़ते टाइम ये देखा था कि एंडोडर्मिस लेयर में कास्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं इन रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वाल्स ऑफ एंडोडर्मिस। तो जितनी भी टाइप की पॉसिबल हो सकती हैं वाल, सब में ये स्ट्रिप्स पाई जाती हैं एंड इनके थ्रू वाटर की मूवमेंट होना इम्पॉसिबल है, वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस इनमें होता है। तो इसलिए एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कास्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू यहाँ प्रेजेंट नहीं होता ये। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एज कास्पेरियन ट्रिप्स। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पे मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू और वॉल्स के थ्रू मूवमेंट होती है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बल्क फ्लो यानी मास फ्लो सिस्टम के थ्रू होती है, इसलिए ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, ऐसा बोल रहा है। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, और ये मास फ्लो के थ्रू होती है, बैरियर नहीं प्रोवाइड करती। इससे यही क्लियर हो रहा है कि सेल वॉल्स के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है, सेल वॉल कोई बैरियर नहीं होती वाटर या फिर बायोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट में, ये अच्छे से जानते हैं, इसी चैप्टर में भी आ चुका है। As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develops in the continuous stream of water in the apoplast and hence mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water।
अब ये एक पूरा का पूरा मॉडल है जो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए आगे दिया हुआ है, उसी की यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है। इसको कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर बोलते हैं। एंड मास फ्लो के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है। दो चीफ सिंक्स होते हैं किसी भी प्लांट में वाटर के लिए। पहला इंटरसेलुलर स्पेसिस फाउंड इन लीव्स, जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड दूसरा द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, ट्रांसपीरेशन में यही तो होता है, आउटसाइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर ग्रेडियंट इन्हीं की वजह से क्रिएट होता है। तो क्योंकि कंटिन्यूअस स्ट्रीम होती है थ्रू आउट द प्लांट वाटर की, तो जैसे ही प्रेशर उन इन एरियाज में, इन दो एरियाज में कम होता है, तो टेंशन डेवलप हो जाती है इस कंटिन्यूअस स्ट्रीम के अंदर, विच पुल्स द मोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट लोअर इन द प्लांट। तो इस टेंशन की वजह से फिर मास फ्लो हो जाता है वाटर का। एंड इट इज़ ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मोलिक्यूल आल्सो। ये दोनों प्रॉपर्टीज आगे आने वाली हैं। एडहेसिव मीन्स द अटैचमेंट ऑफ वाटर टू पोलर सर्फेसिस, एंड कोहेसिव मीन्स द अट्रैक्शन अमंग वाटर मोलिक्यूल्स देमसेल्फ। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं इन द व्यू ऑफ मास फ्लो ऑफ वाटर। ये आगे आने वाला है। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। तो सिम का मतलब ही होता है टुगेदर। हमने पीछे देखा था ना सिमपोर्ट, उसमें दो मॉलिक्यूल्स टुगेदर मूव कर रहे थे। तो टुगेदर कनेक्शन यानी इंटर कनेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इसको सिम्प्लास्ट बोलेंगे। नेबरिंग सेल्स हेयर आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन यही होता है, डिफरेंट सेल्स के, नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करती है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में स्ट्रक्चर के साथ हमने देखा था। During symplastic movement, the water travels through the cells, their cytoplasm. इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये स्पेसेस होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा जिनके थ्रू इंटरसेलुलर मूवमेंट होती है, एंड सेल्स को भी डेफिनेटली क्रॉस करते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है इसमें। वाटर हैज़ टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड द हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैरियर होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है। एपोप्लास्टिक में क्योंकि सेल वॉल्स, इंटरकनेक्टेड सेल वॉल्स के थ्रू हो रही थी मूवमेंट, तो कोई बैरियर नहीं था। यहाँ पे बैरियर है, इसलिए मूवमेंट ये रिलेटिवली स्लोअर होती है। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मेम्ब्रेन के थ्रू हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ही मूवमेंट होती है। इन सम केसेस ओनली, जस्ट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे आ जाता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। लेकिन फैसिलिटेड हो या सिंपल डिफ्यूजन हो, उनमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट होती है। यहाँ पे कहीं भी आपको प्रोटीन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट होगी। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ सकता है। इसको सीधे सीधे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स जो पंप्स करने वाले थे वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली लग रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे इन्वॉल्व है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो उसकी स्ट्रीमिंग करवा के इसकी मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऐड करवाई जा सकती है, यानी उसमें हेल्प करवाई जा सकती है। तो इसमें एनर्जी यूज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में, ये आपको याद रखना है। क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट इसी में इन्वॉल्व होती है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसी के थ्रू हेल्प कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स ऑफ हाइड्रा लीफ। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज ईजिली विजिबल। तो ये हमने सेल चैप्टर में देखा था कि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स इन जनरल काफ़ी बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं, इजीली विजिबल होते हैं। ये वहाँ पे देखा था हमने। तो इजीली विजिबल होगी इसकी मूवमेंट, ये तो हमें वहाँ से क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना, हाइड्रा लीफ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग
क्लोरोप्लास्ट में विजिबल होती है, ये भी आपको याद रखना है। सी से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और सी से क्लोरोप्लास्ट। वैसे ये हमें ऑलरेडी ही पता था, क्योंकि जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है किसी भी लीफ के अंदर, क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट का ही हिस्सा होता है जो हमें बाहर से दिखता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट ही होगा वो जिसमें मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। एंड हाइड्रिला के अंदर एंड में एल ए आ रहा है और साइटोप्लाज्मिक में भी एल ए आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रा लीफ में होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हैं। Most of the water flow in the roots occurs via apoplast, since the cortical cells are loosely packed and offer no resistance to the water movement। एक तो ये रीज़न है, एंड दूसरा एपोप्लास्ट में क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता मूवमेंट में, तो इससे फास्ट हो जाती है मूवमेंट। तो ये दो रीजंस हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है। कोर्टिकल सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं रूट्स में। ये डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की भी इवन जो अनाटमी हमने पढ़ी थी वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था ये। दी सेल्स आर डेफिनेटली लूजली पैक्ड। And however, the inner boundary of the cortex endodermis impermeables to water because of the band of suberized matrix called Casparian strips। तो ये सुबेरिन की डिपोजिशन होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में। एंड क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल होती हैं इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट दिस लेयर, सो दे आर डायरेक्टेड टू द वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सुबेराइज्ड इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन्स। तो कुछ वाल रीजन्स ऐसे होते हैं एंडोडर्मिस के जहाँ पे सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं होती है। इवन दो टेंजेंशियल और रेडियल जितनी भी वाल्स थी सब में सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, लेकिन इवन देन अगर कुछ हिस्से हैं वाल रीजन्स के जहाँ पे सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स की ओ देन इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू मेम्ब्रेन्स, यानी दोबारा फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाता है ये, तो उन वाल रीजन्स के थ्रू। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ वाल रीजन्स होते हैं एंडोडर्मिस में जिनमें डिपोजिशन नहीं होती, उनके थ्रू ही ऑफ कोर्स फिर पॉसिबल होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर मूवमेंट का दोबारा आ पाना। वाटर देन मूव्स थ्रू सिम्प्लास्ट अगेन एंड क्रॉसेस मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। movement of water through root layers is ultimately symplastic in the endodermis। This is the only way water and other solids can enter the vascular cylinder। तो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो एपोप्लास्टिक होता है। ये ध्यान रखिए, सिर्फ ज़रूरत पड़ती है एंडोडर्मिस की लेयर तक आने में, वहाँ क्योंकि सुबेरिन की डिपोजिशन होती है इसलिए अल्टीमेटली वहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथवे ज्वाइन करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवमेंट एपोप्लास्ट के थ्रू होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे। अब उसका डायग्राम देख लेते हैं जो हमने पीछे नहीं देखा था। दिस इज पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट, एंड ये जो डार्क ब्राउन पाथवे इट इज एपोप्लास्ट, लाइट ब्राउन इज सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट इज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की क्रॉसिंग होती है और सेल वाल्स के थ्रू, ये जो साइड्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है जो डार्क ब्राउन दिखाया गया है। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ से मूवमेंट एपोप्लास्ट होती है। एंड ये जो लेयर्स दी हुई हैं किसी भी रूट की एपिडर्मिस सबसे पहले आती है, फिर कॉर्टेक्स की फ्यू लेयर्स होती हैं, एंडोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट होती है, उसके बाद पेरीसाइकिल आती है। ये सभी की सभी लेयर्स अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अच्छे से हमने याद की हुई हैं। इवेंचुअली पेरीसाइकिल के बाद जाइलम ज्वाइन करता है वाटर मूवमेंट जो कि वास्कुलर टिश्यू होता है, फिर इसके थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। इन दिस फिगर 11.7 आल्सो सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवेज ही आपको बताए गए हैं। इनका सीक्वेंस आपको लर्न हो जाएगा। ये जो कोर्टेक्स और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, अगर आपने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको आप। वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल एज वेल एज थ्रू देम। तो फ्री मूवमेंट होती है वाटर की एंड सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है। ये वाटर क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट होती है, यानी पैसिव मूवमेंट होती है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे फ्री टू मूव लिखा गया है।
In young roots, water enters directly into xylem vessels and or tracheids. These are non-living conduits and are parts of apoplast. तो सेल वाल क्योंकि एपोप्लास्ट में इन्वॉल्व होती हैं, सेल वाल नॉन लिविंग होती है, एंड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ये भी नॉन लिविंग होते हैं। सिर्फ जाइलम पायरन कायमा एक चीज़ है जाइलम मेंबर्स के अंदर जो लिविंग होती है, बाकी सब नॉन लिविंग कंडुइट्स हैं। तो दैट्स हाउ दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वाटर डायरेक्टली एंटर करता है यंग रूट में इनटू दीज जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ऐसा नहीं हो पाता जब रूट ओल्डर हो जाती है। ओल्डर और यंग रूट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है ओल्डर रूट्स में, बाकी लेयर्स उसके ऊपर आ जाती हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता इन जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स का। इसलिए यंग रूट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्टली इनमें एंटर करती है सिर्फ यंग रूट के अंदर। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में यही दो होते हैं ना यार, आप जानते हैं अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा है। द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन जाइलम ये वेसल्स और ट्रैकिड्स ही होते हैं, तो इन्हीं में एंटर करेगा वाटर। माइकोरिजा आपने ये पढ़ा होगा, फंजाई के अंदर इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स, ये वहाँ पे आता है। एंड वहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं गिवन है इसका, लेकिन ग्लोमस एक एग्जांपल है, दो आई थिंक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आता है। तो ग्लोमस एक नाम आपको याद रखना है। पाइनस, ग्लोमस तो ग्रुप होता है फंगस का, एंड पाइनस एक प्लांट होता है हाइयर रूट जिसके जिससे एसोसिएटेड होता है ये फंगस। तो ये दोनों नाम आपको इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में याद रखने होते हैं। द फंगल फिलामेंट्स, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है फंजाई की, ये आपको पता होगा अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है। फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड यंग रूट और दे पेनेट्रेट द रूट सेल्स। यहाँ पे भी यंग रूट आया है, अगेन वही रीज़न है, ओल्डर रूट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, एडिशनल लेयर्स आ जाती हैं, तो पेनेट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए यंग रूट यहाँ पे ज़रूरी है। जब फंगाई पेनेट्रेट करती है और नेटवर्क फॉर्म करती है अराउंड दिस, द हाइफे have a very large surface area that absorb mineral ions and water from soil from a much larger volume of soil that perhaps the roots cannot do। इसलिए बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हाइफे का ये फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, एंड क्योंकि इसको एब्जॉर्प्शन करना होता है इसलिए हाइफे का सरफेस एरिया तो लार्ज होना ही चाहिए। द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स, इन टर्न रूट्स प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोरिजे। तो एज ओबियस प्लांट पार्ट शुगर्स को क्योंकि प्रोड्यूस करता है, रूट्स एग्जैक्टली नहीं करते क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लीव्स करते हैं वो, लेकिन रूट्स को अवेलेबल तो होता है ना वो, तो इसलिए रूट्स प्रोवाइड करते हैं शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इनको सिंथेसाइज करके फंजाई को प्रोवाइड करते हैं। और एब्जॉर्प्शन का एक काम है सिर्फ जो फंजाई के जिम्मे आता है इन दिस माइकोरिजे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सम प्लांट्स हैव ओब्लिगेट एसोसिएशन, ओब्लिगेट मतलब इसके बिना लिविंग नहीं रह पाएगा वो ऑर्गेनिज्म, वो एसोसिएशन। ओब्लिगेटरी मीन्स एसेंशियल to the survival of an organism with the mycorrhizae. For example, pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae। तो एक ही एग्जांपल है mycorrhizae का, आपकी सारी की सारी दोनों जो बुक्स हैं या फिर 38 चैप्टर्स लगा लीजिए, एक पाइनस और ग्लोमस एक जीनस होता है फंजाई में, और पाइनस एक मेंबर होता है ऑफ कोर्स यू नो जिम्नोस्पर्म्स का। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है ये। पाइनस सीड्स नहीं जर्मिनेट कर पाएंगे अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हाई अमाउंट में करने के लिए फंगस की हाइफे प्रेजेंस नहीं है, इसको ओब्लिगेटरी एसोसिएशन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आ चुका है 2019 का आई थिंक पेपर था, पाइनस सीड्स उसका ऑप्शंस में था, तो यू कैन से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, how water movement up a plant occurs that has been discussed below. Since the water has to be moved up a stem against gravity, what provides the energy for this? This question has been discussed in the
अपकमिंग पैराग्राफ्स एंड एनर्जी लगती है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है उन अपकमिंग पैराग्राफ्स में। ये आपको इन्फर करना है, क्योंकि आप इतना तो जानते हैं अभी तक कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वाटर फ्लो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। एंड ये आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ऐसा बर्नौलीज थ्योरम में होता है। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी, ऐसा वहाँ पे आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और एनर्जी पे वो बेस्ड होता है। तो एनर्जी इसमें कहाँ से आती है, अगर ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये रूट प्रेशर अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसका भी थोड़ा सा रोल होता है अप हील ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड into the vascular tissue of the roots, water follows this potential gradient and increase the pressure inside the xylem। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। जी हाँ, आयंस बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द आयंस एक्टिवली ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनटू द रूट्स, सिर्फ कुछ आयंस का ट्रांसपोर्ट पैसिवली हो पाता है। एंड वाटर तो क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट करता है, ये तो अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉलो करेगा ये। एंड रूट्स के अंदर क्योंकि वाटर कम होता है एंड सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा होता है यूजुअली, इसलिए वाटर तो डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करेगा एंड इंक्रीज करेगा प्रेशर इनसाइड द जाइलम। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। तो क्योंकि ये पुश अप कर रहा है वाटर को प्रेशर, तो इसलिए पॉजिटिव है। हमने देखा था पुशिंग प्रेशर पॉजिटिव होता है, पुलिंग वाला नेगेटिव होता है। एंड ये स्मॉल हाइट्स तक ही वाटर को पुश कर सकता है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन ही इतनी है। मेन जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम, वो पुलिंग फैक्टर होता है, ट्रांसपिरेशन वाला। ये सिर्फ कुछ ही हाइट्स तक पुश कर सकता है वाटर को, यही इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, आगे आने वाला है। हाउ कैन वी सी रूट प्रेशर, दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट लेना होगा। अगर हार्ड स्टेम ले ली तो उसको काट नहीं पाएंगे, आगे हम देखेंगे कि इसको काटना है स्टेम को, तो इसलिए सॉफ्ट स्टेम हमें लेनी होगी। when there is a plenty of atmospheric moisture, cut the stem horizontally near the base with a sharp blade early in the morning। तो दो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट में, एक तो प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग में आपको स्टेम को काटना है नियर द बेस। इन दोनों ही कंडीशन का एक ही मतलब होता है, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा और अर्ली मॉर्निंग में आप काट रहे हैं स्टेम को, इन दोनों ही कंडीशन में ट्रांसपीरेशन कम होगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है ट्रांसपीरेशन उतनी ज़्यादा होती है। एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्योंकि ऑलरेडी वेपर्स वाटर के बहुत उसमें प्रेजेंट होंगे, तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे भी ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा ना, इसलिए ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दिस रूट प्रेशर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जब होती है रूट प्रेशर वहाँ पे ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। एंड नियर द बेस, यहाँ पे आपको काटना होगा क्योंकि बेस से ही तो रूट से जुड़ा होता है स्टेम, तो वहीं से रूट प्रेशर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। यू विल soon see drops of solution ooze out of the cut stem. This comes out due to the positive root pressure. If you fix a rubber tube to the cut stem, you can collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of the exudates। तो अगर आप रबर लगा देंगे उस कटेड एंड ऑफ स्टेम के आगे, तो आप उस जो आने वाला लिक्विड है उससे जो सैप है उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या है, एंड उसका रेट भी मेजर कर सकते हैं कि इस रेट से वो बाहर निकल रहा है। इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज लो। तो यही एक कंडीशन होती है रूट प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होना चाहिए, क्योंकि रूट प्रेशर जितना ट्रांसमिट करता है और ऊपर से अगर उतना ही ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाएगा तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे रूट प्रेशर। ऊपर से निकलने का रेट लो लो होना चाहिए, ट्रांसपिरेशन लो होना चाहिए, तभी नीचे महसूस किया जा सकता है ये रूट प्रेशर। एक साइड ज़्यादा होना चाहिए, निकलने वाला कम होना चाहिए ट्रांसपिरेशन के थ्रू। Then excess of water collects in the form of droplets around special openings of veins near the tips of glass blades and leaves of many herbaceous parts. तो ये जो स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स होती हैं, इनका नाम भी आपको पता होगा, बल्ली फॉर्म सेल्स इनको बोलते हैं। वेन्स के अलोंग ये बन जाती हैं एंड टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स में ये होती हैं। हमने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था दैट दे एक्सपोजेज द लीफ सरफेस ऑफ ग्रासेज व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहीं से आप ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड एक डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन में और इसमें, इसको बोलते हैं सच वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज कॉल्ड गट्टेशन। इसी को गट्टेशन बोला जाता है। गट्टेशन में और ट्रांसपिरेशन में एक फ़र्क होता है। ट्रांसपिरेशन में वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है वाटर, लेकिन यहाँ पे लिक्विड फेज में लॉस होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। एंड गट्टेशन जी से स्टार्ट होता है, तो इससे आप याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल कि ग्रास ब्लेड्स की टिप्स में पाया जाता है, जी से ग्रास ब्लेड्स। एंड या तो आपको ये पता हो कि ग्रास एक हर्ब होती है, तो दूसरे हर्बेशियस पार्ट्स में भी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। या शर्ब नहीं है, ग्रास हर्ब है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। या तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि जी के बाद एच आता है ABCD में, तो ग्रास में हमने देख लिया गट्टेशन होता है जी से, तो एच उसके बाद आता है, तो हर्बेशियस पार्ट्स में भी होगा। ऐसा ऐसे आप याद इसको याद रख पाएंगे। रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट प्रोवाइड ओनली अ मोडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले a major role in the water movement up tall trees. The greatest contribution of root pressure is maybe to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tension created by the transpiration. तो ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल के अंदर क्योंकि टेंशन तो आता ही है, तो इनॉर्मस टेंशन इस प्रोसेस में ज़रूर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो सकती है। इस टेंशन की वजह से उसको दोबारा री एस्टेब्लिश करने का काम कर देता है ये रूट प्रेशर। यही इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। इट डू नॉट हैव अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टाल ट्रीज। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि किया जाता है बाई ट्रांसपिरेशन पुल ओनली, ट्रांसपिरेटरी पुल। Despite of the absence of heart or a circulatory system in plants, the upward flow of water through xylem in plants can achieve fairly high rates अप टू 15 मीटर्स पर आवर। और इसको मैंने मिलीमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट किया है। 15 को डिवाइड कर दीजिए 3600 से, देन यू विल गेट इन मिलीमीटर्स पर सेकंड आल्सो। यह आपसे पूछा जा सकता है रेट कि कितना अचीव होता है प्लांट्स में। एंड मेरा आपसे सजेशन रहेगा आप इस 4.2 वाली वैल्यू को याद रखिए, क्योंकि इससे आप ये दोनों याद रख पाएंगे। 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में, या तो आपको पता ही है। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। 60 इंटू 60 3600 हो गए। 4.2 को 3600 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 15.12 मीटर के पास आंसर आएगा। तो इससे आपको दोनों वैल्यूज़ याद होगी अगर आपने 4.2 mm याद रख लिया, क्योंकि एक आवर्स के सेकंड तो आपको पता ही है ऑलरेडी। Water is mainly pulled through the plants, and the driving force for this is the process of transpiration in the leaves, from the leaves you can say। तो यही वो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल है जिसका पीछे जिक्र आया था, जो कि रिजल्ट करता है इंक्रीज द टेंशन में। ये ड्राइविंग फोर्स जो होती है, फोर्स और टेंशन में कोई अंतर नहीं होता। यही ट्रांसपिरेशन पुल इसको क्रिएट करता है। एंड पुल नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है, ये हमने पीछे देखा था। मैंने बोला था आगे आने वाला है, तो यहाँ आया है वो। दिस इज रेफर टू एज कोहेंशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब कोहेंशन और टेंशन ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं आगे, जो कि वाटर्स की प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन ये मॉडल का नाम यहाँ पे पहले दे दिया गया है।
तो ऐसी मिस्टेक्स करती ही रहती है एनसीईआरटी। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल होता है ये। कोहेजन मीन्स वाटर्स के बीच का अट्रैक्शन, एंड टेंशन क्रिएट होती है कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर से। टेंशन भी बेसिकली एक प्रॉपर्टी की वजह से, जो कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है वाटर में, वो टेंशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आगे आने वाली हैं, इन्हीं की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो पाता है, एंड दैट्स हाउ द नेम ऑफ दिस मॉडल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट्स, तो ये तो हमें पता ही है, ट्रांसपिरेशन में ट्रांजिएंट ही होता है, मीन्स हमेशा ट्रांसपोर्ट में यानी मोशन में रहता है। उसी की वजह से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं वाटर को। ट्रांसपोर्ट उसी की वजह से हो पाता है, बिकॉज ट्रांजिएंट में रहता है हमेशा वाटर। Less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth. Most of it, यानी 99% of it, more than 99, is lost through the stomata in the leaves, and this water loss is known as transpiration. तो ये नंबर आपको याद रखना है। लेस देन 1% केवल यूज़ होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की उनमें 99% से भी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन में दो दो एन आ रहे हैं, और 99 के अंदर एन से स्टार्ट हो रहा है, और दो दो बेसिकली 90 के अंदर भी एन और 9 के अंदर भी एन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे आप याद रखेंगे, 99% लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, सिर्फ 1% होता है जो यूटिलाइज करता है प्लांट। एंड इसलिए ट्रांसपिरेशन को एक कॉम्प्रोमाइज भी बोला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। You have studied transpiration in the early classes by enclosing a healthy plant in a polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag। तो ये तरीका होता है ट्रांसपिरेशन को एब्जॉर्ब करने का, ऑब्जर्व करने का। जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव से निकलता है ट्रांसपिरेशन में वाटर, जब वो एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएगा तो कंडेंस हो जाएगा वहाँ पे, और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे आपको इनसाइड द बैग। यू कुड आल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच टर्न्स कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। तो क्या कलर होता है इसका आपको याद नहीं रखना। ये कंपाउंड देखिए कोबाल्ट क्लोराइड है, एंड कोबाल्ट आप जानते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज में आता है, जिसके एलिमेंट्स में पैरामैग्नेटिक नेचर एग्जिबिट करने की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स में कोबाल्ट उनमें आता है। लेकिन अगर आप इस स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम याद रखना चाहें तो इस प्रोसेस से लर्न कर सकते हैं, जिसमें आप पहचान रहे हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, एंड इसका कलर चेंज हो रहा है। तो कलर इसमें क्राइटेरिया है, कलर के स्टार्टिंग में CO आता है, और कोबाल्ट के भी, और क्लोराइड में एलो आता है, और कलर में भी एलो आता है। तो स्पेसिफिक इस कंपाउंड का नाम आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसका पेपर जब एब्जॉर्ब करता है वाटर तो कलर चेंज हो जाता है, तो लीफ के सरफेस पे आपको चिपका सकते हैं जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स होता है इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। इट अकर्स मेनली थ्रो स्टोमेटा। यहाँ पे मेनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू होता है इवेपोरेटिव लॉस, ऐसा नहीं है। ये आपने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा कि जो स्टेम के ऊपर एपिडर्मल लेयर्स होती हैं, जिनको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं, स्टेम हेयर्स जो होते हैं, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि वाटर लॉस स्टेम के थ्रू भी तो होता होगा, तभी तो प्रिवेंशन के लिए ट्राइकोम्स यूज होते हैं। तो इसलिए वहाँ से भी वाटर लॉस हो सकता है। तो सिर्फ एक ही जगह नहीं है स्टोमेटा जहाँ से ट्रांसपिरेशन हो सकती है, मेनली इवन दो इसी के थ्रू होती है, क्योंकि लीव्स के थ्रू होनी होती है स्टोमेटा से। The exchange of oxygen and carbon dioxide and any gases in general in leaf also occur through stomata only। मेन साइट होती हैं फॉर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये ही स्टोमेटा ही। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। ये हमने पीछे देखा था, ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड अर्ली मॉर्निंग ट्रांसपिरेशन क्योंकि कम होती है तो ओपन होने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो नॉर्मली ड्यूरिंग द डे टाइम मैक्सिमम होती है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी, तो कि वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है।
और ट्रांसपिरेशन भी मैक्सिमम होते हैं डे टाइम में, तो ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम ये ऑब्वियस है। द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द चेंज रिटर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी फूल जाती हैं गार्ड सेल्स तब ओपन होता है स्टोमेटा। गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्टोमेटल अपरेटस में कहाँ इसकी पोजीशन होती है, ये हमने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा हुआ है। ये इमीडिएट कॉज होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स का, अल्टीमेट कॉज ये नहीं होता। अल्टीमेट कॉज वुड बी द गेन और लॉस ऑफ वाटर बाय दिस गार्ड सेल्स, क्योंकि उसी से फिर इनकी टर्जिडिटी चेंज होती है, फिर उससे इंटर्न ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो इमीडिएट कॉज हो गया इसका चेंज इन टर्जिडिटी, और अल्टीमेट कॉज को क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवार्ड्स द पोर और सोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक। तो ये इसकी स्ट्रक्चर, इनर वॉल्स थिक होती हैं, आउटर वॉल्स थिन होती हैं, ये हमने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा हुआ है। इसके फंक्शन के रिलेशन में अब इनको यहाँ समझा जाएगा। When turgidity increases within the two guard cells flanking each stomatal aperture or pore, thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. तो क्रीसेंट ये सी शेप्ड ही होती है, सी से क्रीसेंट, सी एंड सी तो है ही, आप देख सकते हैं ये खुली हुई ही है स्टोमेटल अपर्चर यहाँ पे, एंड सी शेप्ड है इसकी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सी बन रहा है, ये खुला हुआ स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। तो जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है यानी वाटर एंटर करता है गार्ड सेल्स में, तो थिन आउटर वॉल बल्ज आउट हो जाती हैं और इनर वॉल्स को क्रीसेंट शेप में फोर्स करती हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज आल्सो एडेड due to the orientation of microfibrils in the cell walls of the guard cells. These cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stomata to open. तो इसको यहाँ से भी देख के आप समझ सकते हैं इन माइक्रोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट रेडियल है, एक दूसरे से रेडियल डायरेक्शंस में ये अरेंज्ड हैं, एंड रेडियस जैसी अपीयरेंस है इनकी। एंड इनको आप समझ सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से भी, वहाँ पे माइक्रो फिलामेंट्स आते हैं जो कि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर थे, उनकी भी रेडियल अरेंजमेंट थी, तो उन्हीं का पार्ट उन्हीं के जैसे होती हैं ये माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट जैसे। तो एंड एक डिफरेंस इनमें ये होता है कि ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं, वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स बने होते थे प्रोटीन्स के, यहाँ पे सेलुलोज हैं, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, एंड उनमें सेल वाल मेजरली सेलुलोज की बनी होती है, तो इससे आपको याद रह जाएगा माइक्रोफिब्रिल्स भी यहाँ सेलुलोज के बने होते हैं। एंड रेडियल इनकी अरेंजमेंट होती है, ये हमने स्ट्रक्चर में भी देख लिया, दोनों तरीके से हमें याद रह गया इस चैप्टर से भी और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी। तो ये एक दो चीज़ें होती हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को हेल्प करती हैं। When the guard cells lose turgor due to water loss or water stress, elastic inner wall regain their original shape and guard cell becomes flaccid and stoma closes. तो इलास्टिक होंगी इनर थिक वॉल्स ही, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं में वाटर घुसेगा और इन्हीं के अंदर से निकलेगा, यानी शेप वेरिएबल इन्हीं की होनी चाहिए, इसलिए इलास्टिक यही होती हैं। आउटर वॉल थिन होती हैं, इनर थिक होती हैं, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि पानी इन्हीं के अंदर घुसना होता है। तो पानी जब निकल जाता है दे लूज टर्गर प्रेशर को लूज कर देती हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, तब क्लोज हो जाती हैं गार्ड सेल्स एंड द cells become flaccid and stoma closes. So this was the function of the guard cells, and in general this was the process of opening and closing of stomata. सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। इसमें कुछ लोग बताते हैं केमिकल्स एसोसिएटेड विद दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड आयंस भी बताते हैं, आपको उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इतना ही प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। Usually the lower surface of a dorsiventral or dicot leaf has greater number of stomata, while in isobilateral monocot leaf they are present equally on both the surfaces. तो ये एक जो प्रॉपर्टी है डाइकोट और मोनोकोट लीव्स की, ये हमें अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से भी क्लियर हो गई है।
वहाँ पे हमने देखा था एंड समझा था बेसिकली ये डाइकोट जो डोर्सी वेंट्रल जो वर्ड है इसका मतलब यही होता है कि दोनों तरफ सरफेसिस पे अलग अलग अपीयरेंस है, तो इसलिए ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस पे। जी हाँ, लोअर पे होते हैं, कैसे या इसको याद रखना है वो भी हमने देखा था। अपर सरफेस पे इवन एब्सेंट भी होते हैं, जहाँ पे एक डाइकोट लीफ का पैराग्राफ आता है तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है। आइसो का मतलब होता है सेम, तो दोनों साइड सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं मोनोकोट लीफ में। ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय several एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। प्लांट फैक्टर्स आर इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। टेम्परेचर और लाइट, ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं। जिस जगह पे जितनी ज़्यादा लाइटनिंग होगी टेम्परेचर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा उस जगह पे। एंड टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स उतने कम होंगे, तो इससे ये होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा वाटर वेपर्स और ट्रांसपीरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर और लाइट ये इंक्रीज कर सकते हैं ट्रांसपीरेशन को। बेसिकली ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको लर्न करने के लिए आपको इनका अफेक्ट लर्न होना चाहिए, तभी आप इन फैक्टर्स को लर्न कर पाएंगे। एग्जाम में सिर्फ आपको फैक्टर्स ही पूछे जाएंगे, लेकिन इनको रिटेन करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं इनका रीज़न के साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं ट्रांसपीरेशन को। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा। ऐसे ही विंड स्पीड के केस में अगर फ्लटर ज़्यादा कर रहे हैं लीव्स, तो उससे अनस्टेबल हो जाएगा लीव्स और ट्रांसपीरेशन अफेक्ट होगी इन द नेगेटिव वे और ट्रांसपीरेशन रिड्यूस होगी इन दोनों केसेस में। तो ऐसे आप इन चारों फैक्टर्स को इन जनरल याद रख सकते हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। प्लांट से ये आउटसाइड होते हैं क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के होते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। प्लांट फैक्टर्स आर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, percent open of stomata, water status of the plant, and canopy structure. These are the factors that are associated with the plant itself, जो कि ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्टोमेटा जिस प्लांट में ज़्यादा होगा उसमें ट्रांसपीरेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो होना होता है ट्रांसपीरेशन। परसेंट ओपन ऑफ स्टोमेटा भी ये भी मैटर करता है कि जितने अवेलेबल स्टोमेटा हैं उनमें से ओपन कितने हैं। जितने ज़्यादा ओपन होंगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन हो पाएगा। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट्स, उस प्लांट की लोकेशन क्या है, कितना वाटर उस एरिया में पाया जाता है। ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर है। एंड वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट ये एक इंटरनल फैक्टर है, बेसिकली प्लांट फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे आपको लग सकता है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है ना वाटर, लेकिन क्योंकि इसके पीछे स्टेटस ऑफ द प्लांट लिखा हुआ है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये प्लांट फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। जरूर से आपको याद रखना है ये। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से फैक्टर्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल यानी प्लांट फैक्टर्स। लास्ट है कैनोपी स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स कैनोपी क्योंकि एक प्लांट का पार्ट होती है तो ये प्लांट फैक्टर्स के अंडर आता है। कैसे अफेक्ट करती है कैनोपी स्ट्रक्चर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो ये थी स्टोमेटल अपर्चर की स्ट्रक्चर। बेसिकली स्टोमेटल अपर्चर ये इनसाइड पार्ट होता है जो कैविटी होती है, पोर जिसके थ्रू ट्रांसपीरेशन होती है। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। ये आता है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा था। एंड बाकी सब लेबलिंग तो हम देख ही चुके हैं माइक्रोफिब्रिल्स और गार्ड सेल्स की। अब यहाँ पे वाटर की वो प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं जिनकी वजह से वो ट्रांसपीरेटरी पुल में कंट्रीब्यूट कर पाता है। द ट्रांसपीरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।